हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसकी पाठशाला में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन को पढ़ रहे हैं और आज हमारे पास में है लेक्चर नंबर 6 और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास में वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। ठीक, यानी आज के टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है और राउल्ट का नियम क्या है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम। ठीक है ना, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा या अनसॉल्व को सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि राउल्ट का नियम अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखने की कोशिश करना है। जी हाँ साथियों, और एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या कि अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 5 लेक्चर नहीं देखे हैं पिछले वाले, तो चैनल पर जा करके उन लेक्चर्स को भी देखिए, बहुत कुछ आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। ठीक, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग 5 वीडियो में इस चैप्टर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है आपने वो लेक्चर्स, तो जाकर के उन लेक्चर्स को भी देखिए और आप बेहतर अच्छे से अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल वैसे टाइम ना बर्बाद करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है किसके बारे में, वाष्प दाब के बारे में। ठीक है ना, चीजों को समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज को ध्यान से समझना साथियों। क्या वाष्प दाब, ठीक, इसके बारे में हम लोग सबसे पहली चीज है ना सीखेंगे कि ये वाष्प दाब है क्या। ठीक है ना, ठीक है ना साथियों। तो इस वाष्प दाब को समझने से पहले आपको कुछ बातें और हैं जो सीखनी पड़ेंगी और वो बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। ठीक, अब क्या सीखना पड़ेगा इस वाष्प दाब को पढ़ने से पहले, तो पहले हम लोग उन सब चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, चलो देख तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वाष्प दाब पढ़ने से पहले हमको क्या इतना जरूरी है कि पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी वाष्पन। ठीक है ना, वाष्पन। देखो नाम ही छिपा हुआ होता, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ होता है। तो जरा दिमाग लगाइए साथियों कि वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन क्या होता है। देखो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज है। क्या कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि वाष्प का बनना। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, वाष्प का बनना। ठीक है ना, अब वाष्प का बनना, अब ये कैसे बनना, तो इस चीज को भी समझिए साथियों। क्या कि जो ये वाष्प है उसका सच में मतलब क्या है। तो आप बोलेंगे कि द्रव से क्या बनना, वाष्प बनना। द्रव से वाष्प बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव से वाष्प बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इस चित्र के ऊपर काम करेंगे तो। ध्यान से देखिएगा साथियों। ठीक, ये हमारे पास में मान लो कोई एक बीकर है। ठीक है ना, ये हमारे पास में कोई एक बीकर है। ठीक, अब इस बीकर से हमें समझना है कि कैसे वाष्प दाब को पढ़ा जाए। तो कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। हमने आपसे बोल दिया कि इसमें आपने भर रखा है पानी। क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ठीक, अब इस पानी को मान लो ये द्रव के रूप में हो गया। ठीक, तो ये हो गया पानी, समझना ध्यान से। ठीक, और इस पानी के नीचे आपने लगा दी आग। समझ रहे हो ना बात को, ध्यान से। क्या लगा दिया आपने, आग लगा दी। ठीक, तो जैसे ही आप इसके नीचे आग लगाएंगे तो आप एक मोटी सी चीज पाएंगे। क्या कि आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ भाप जैसा निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा, कुछ भाप जैसा कुछ समय के बाद में निकलने लगेगा। कि पानी जो उबलेगा वो कितने पर उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मेरी बात को समझने की कोशिश करो ध्यान से। ठीक, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये पानी उबलना शुरू होगा तो उस उबलते हुए पानी से कुछ ना कुछ ऐसे क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। बात को समझना ध्यान से, क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। ठीक, या इसी को हम लोग भाप भी बोल देते हैं, समझना बात को। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, भाप भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से भाप निकली या बोल सकते हो कि वाष्प निकली, बस इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वाष्पन। मतलब क्या था कि आपने पानी लिया, पानी जो था वो किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, और उस द्रव अवस्था से आपने देखा कि क्या बन गया, वाष्प बन गया। ठीक, तो द्रव अवस्था से वाष्प का बनना ही वाष्पन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे से क्लियर करते चलना साथियों, तो आपको बहुत अच्छी तरीके चीजें जो है ना समझ में आने वाली है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एक दूसरा पॉइंट और याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं संघनन।
क्या बोलेंगे, संघनन। ठीक, अब वाष्पन तो पल्ले पड़ गया कि द्रव से क्या बनना, वाष्प का बनना। अब संघनन क्या कहलाएगा, देखो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं ना, इसी से आप सीख पाएंगे कि वाष्प दाब सच में है क्या, समझ रहे हो ना। तो पहले आपको इन दोनों बातों पे काम करना पड़ेगा। तो जरा मुझे ये बता दो कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि वाष्पन के बारे में, तो क्या आप बोला कि वाष्प का मतलब द्रव से क्या बनना, वाष्प बनना। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि संघनन क्या है, तो आप बताएंगे, जैसे समझना मेरी छोटी सी बात को ध्यान से। चलिए ठीक, अब छोटी सी बात को समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। क्या कि जैसे ही आपने यहां से इसको गर्म किया, मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक, हमने कहा कि ये द्रव से क्या बन गया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये द्रव से जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आपने क्या बोल दिया कि ये कंडीशन जो है भैया, या ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी। ठीक, लेकिन अगर मैं कह दूं, जरा सुनो ध्यान से, कि इसमें कोई ढक्कन लगा दूं, क्या लगा दो, कोई ढक्कन लगा दूं, बात को समझना ध्यान से। ठीक, इसके ऊपर यानी इस भगोने के ऊपर आपने कोई क्या रख दिया, ढक्कन रख दिया। ठीक, अब जरा समझना चीजों को ध्यान से थोड़ा सा। क्या कि अब क्या होगा, तो जो यहाँ से वाष्प निकली है, अभी तक नहीं ढक्कन रखा था, तो आप देख रहे थे कि वो वाष्प ऑटोमेटिक वायुमंडल में चली जा रही थी। ठीक, किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन आप फील करेंगे थोड़ा सा कि जैसे ही आपने इस ढक्कन को रखा, समझना ध्यान से, जैसे ही आपने इस ढक्कन को रखा, तो आप देखेंगे कि जो वाष्प थी अब वो जाकर के इस ढक्कन से चिपक जाएगी। ठीक, जिस किसी ने भी कभी खाना बनाया होगा, सब्जी कभी बनाई होगी और उसको भगोने में बनाने के बाद ढक दिया होगा, तो उसमें ये चीज जरूर फील करी होगी साथियों, क्या कि जब ढक्कन रखते हैं तो जो उस ढक्कन को जब हम हटाते हैं, ठीक, तो उसमें देखते हैं कि क्या हो गए हैं कि कुछ पानी की बूंदें चिपकी हुई हैं। ठीक, तो ऐसा तो हमने नहीं करा था साथियों, क्या कि जब उसको ढकने से पहले हमने उसमें बूंदे पानी के छींटे मारे हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया था तो ऐसा कैसे हो गया। ठीक, तो ये सब चीजें जो है ना, ये वाष्पन और संघनन की क्रिया के कारण ही होती है। बात समझना ध्यान से मेरी। ठीक, तो हुआ क्या कि जब आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया, तो वही द्रव जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाष्प में। अब वो वाष्प जाकर के उस ढक्कन से चिपक गई। ठीक, अब जैसे ही वो ढक्कन से चिपकी और आपने यहां से क्या करा कि ढक्कन का एक सिरा थोड़ा सा खोल दिया, ढक्कन का एक सिरा थोड़ा सा खोल दिया, और जैसे ही खोला तो यहां से थोड़ी सी हवा अंदर गई। मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझो। हवा जाने का मतलब है कि इस वाष्प का जो टेम्परेचर था, क्या था, टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया। क्या हो गया, लो हो गया। ठीक, हमेशा ध्यान रखना कि जब जब टेम्परेचर कम होगा, मतलब ऐसी मेरी बात समझो ध्यान से, क्या कि जब हम किसी गैस को, समझना बात को ध्यान से, जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये बात आप अच्छे समझिएगा कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। और जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ठोस में। ये सब आपको अच्छी तरीके से चीजें आसपास ही देखने को मिलती हैं। अगर मैं छोटी सी कहानी आपको समझाऊं, तो आपने देखा होगा कि कि इस तरीके से, मान लो आपने कोई बोतल फ्रिज से निकाली और पानी से भरी बोतल आपने क्या करी, फ्रिज से निकाली, और आप पाते हैं कि कुछ समय के बाद इस ठंडी बोतल में इसके चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदे ऐसे चिपक जाती है। तो क्या आप उसमें पानी को चिपका रहे हो क्या साथियों, ऐसा बिल्कुल भी तो कर नहीं रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके होने का कारण है ये संघनन की क्रिया। क्या क्रिया, संघनन की क्रिया। क्यों, क्योंकि ये बोतल तो ठंडी है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत कम है, और ऐसे वायुमंडल में चारों तरफ जो है ना भाप घूम रही होती है। ठीक, भाप जो है ना, जैसे पानी से कभी नदी से उड़ी भाप, ठीक, वो भी तो वायुमंडल में ही घूम रही है ना। अब वो यहाँ पर चल करके टकराती है, और जैसी टकराती है वो भाप थोड़ी सी क्या होती है, ठंडी होती है, मतलब वो जो गैस होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, द्रव में। ठीक, तो ये वही कहानी हो गई। और द्रव की बात करें तो अगर आप पानी को ठंडा करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में, यानी कि बर्फ बन जाता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना। तो जैसे ही आपने इस ढक्कन को उठाया, तो यहाँ से थोड़ी बाहर की ठंडी हवा पहुंची, जो अभी तक भाप थी वो टेम्परेचर लो होने के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में कन्वर्ट। तो आप वही तो पानी की बूंदे देखते हो ना, ऊपर ढक्कन से चिपकी हुई, तो यही तो है वो, उसका कारण क्या होता है, संघनन। तो आप बोल पाएंगे संघनन में क्या,
कि वाष्प अवस्था से, समझना ध्यान से, किससे, वाष्प अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कौन सी दो बातें, जरा समझना ध्यान से, कि अगर आपसे कोई ये बात पूछ देता है क्या कि वाष्पन किसे कहते हैं, तो आप बोल पाएंगे कि किसी द्रव से किसी द्रव का वाष्प में बदलना, किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। और अगर आपसे कोई ये बात पूछ देता है कि संघनन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वाष्प से पुनः द्रव में बदल जाना, वाष्प से पुनः द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। दोनों बातें अच्छी तरीके से अगर क्लियर हो गई हो, तो अब हम थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब वो थोड़ी सी जो कहानी होगी वो क्या होगी, उस पर भी जरा काम करने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो, अब अगली जो कहानी है वो है साथियों साम्यावस्था की। किसकी कहानी होगी, साम्यावस्था की। ठीक है, तो अगर इतनी सारी चीजें आपने समझ ली हैं, तो अब हम लोग एक चीज को और समझने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था। क्या बोलेंगे, साम्यावस्था, ठीक है ना। तो अब जल्दी से, अगर आप लोगों को कोई चीज पल्ले पड़ चुकी है तो बता दीजिएगा कि साम्यावस्था क्या होती है। अपने मन में सोचिए साम्यावस्था क्या है। ठीक, तो कुछ नहीं, बड़ी छोटी सी कहानी है, जरा समझना ध्यान से। क्या कि अगर हम आपसे कह दें कि मान लो जैसे इसने आपने यहाँ पर किया, ठीक, अब इस ढक्कन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, फिर से दोबारा क्या कर दो, इस ढक्कन को दोबारा फिर से बंद कर दो। अब बंद कर दिया, हवा नहीं जा रही अंदर, फिर से वही रूटीन, क्या कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इस पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, वाष्प, और वो वाष्प जाकर के इस ढक्कन से चिपक जाएगी जाकर के। ठीक, अब यहाँ पे मेरी कहानी समझना कि साम्यावस्था किसको कहते हैं। तो जिस एक क्षण में, समझना ध्यान से, जिस किसी एक क्षण में या एक सेकेंड में, ठीक, कि द्रव से कोई भी एक बूंद क्या बन जाए, वाष्प बन जाए। बात समझना ध्यान से, ठीक है। जिस किसी भी एक क्षण में द्रव की एक बूंद किसमें कन्वर्ट हो जाए, वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, और सेम उसी क्षण इस वाष्प की बूंद कन्वर्ट होकर के द्रव बन जाए, वाष्प की बूंद कन्वर्ट होकर के द्रव बन जाए और इसी द्रव में होकर के शामिल हो जाए। बात थोड़ी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, मतलब जिस किसी एक सेकेंड के अंदर द्रव से क्या बन जाए, वाष्प बन जाए, और उसी सेम एक सेकेंड के अंदर वाष्प से द्रव बन जाए, तो उसे हम लोग कह देते हैं साम्यावस्था। क्या बोलेंगे, साम्यावस्था बोलेंगे। बस यही तो छोटी छोटी कहानियां, यही तो याद रखना है। ठीक, तो आप बोलेंगे क्या कि वाष्पन की दर, बात को समझना साथियों ध्यान से, क्या वाष्पन की दर बराबर हो जाए संघनन की दर के, किसके, संघनन की दर के। तो बस याद रखिए संघनन की दर। ठीक, तो जब वाष्पन की दर और संघनन की दर एक समान हो जाती है या बराबर हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। वाष्पन पल्ले पड़ गया, संघनन पल्ले पड़ गया, साम्यावस्था पल्ले पड़ गया है। तो अब आपको वाष्प दाब को समझने में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना साथियों। तो अगर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ में नोट्स भी बना लो फटाफट, ठीक है। देखो जल्दी से, चलिए अच्छा, ठीक। अब अगर आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है, तो अब हम लोग समझते हैं वाष्प दाब को, ठीक है ना। चलो फटाफट मेरे साथ में बोलना है, किसके बारे में, वाष्प दाब के बारे में, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, वाष्प दाब। अब ये वाष्प दाब क्या है, इसको समझना। तो देखो यहाँ पर दो कहानियां हैं। कौन सी दो कहानियां हैं, जरा क्लियर कर लेते हैं। देखो दो वर्ड लिखे, एक लिखा है वाष्प और दूसरा लिखा हुआ है दाब, ठीक है ना। देखो बहुत आसान सी चीज है, इसी को समझो पहले। वाष्प का मतलब तो क्या हो गया, भाप, और उसके बाद दाब का मतलब क्या हो गया, प्रेशर। मतलब जो भाप के द्वारा दाब डाला जाएगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। यानी वाष्प के द्वारा विलयन पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना साथियों, क्या कि वाष्प के द्वारा विलयन पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। अब देखो कैसे दाब डाला जाएगा, तो समझना। हमने पीछे एक बीकर बना के दिखाया था ना,
उसी तरीके का बीकर एक और हम लोग बनाएंगे और इसी एक बीकर के सहारे मैं आपको पूरी कहानी समझा जाऊंगा, बशर्ते आप लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। अब हमने यहाँ पे भर दिया इसमें पानी, ठीक है ना, क्या भर दिया इसमें, पानी भर दिया, ठीक है ना। तो ये अपन ने भर दिया इसमें पानी, चलो ऊपर तक भर दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि खूब भाप निकलनी चाहिए ना, क्योंकि बिना भाप के वाष्प दाब भी नहीं बनेगा, ठीक। चलो उसके बाद अगर हम तुमसे कह दें तो अपन ने क्या करा कि इसके नीचे रखा एक चूल्हा, ठीक है ना, ये मान लो बर्नर हो गया आपका, किसी भी तरीके समझ लेना, और यहाँ से ये आग लगाना शुरू किया, ठीक। तो जैसे ही आप आग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक। हर एक चीज को बशर्ते धीरे धीरे सीखो, है ना। तो अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी उबलना शुरू होगा तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ से छोटे छोटे बबल बनना शुरू हो जाएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक। ऐसे पानी में धीरे धीरे, अब एकदम से तो भाप बनना शुरू नहीं हो जाएगा ना, पहले छोटे छोटे किनारों पर बीच में बबल बनेंगे और यही बबल धीरे धीरे उड़ करके वाष्प के रूप में यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक। और इसी क्रिया को अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक। अब हमने क्या बोला आपसे कि इसमें आप क्या लगा देना, एक ढक्कन लगा दो। क्या लगा दो, एक ढक्कन लगा दो, ठीक। अब जैसे ही आपने किसी ढक्कन को यहाँ पे रखा, समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक। ढक्कन को रखा तो आप क्या पाएंगे कि जो यहाँ से वाष्प जा रही थी ऊपर, तो वही वाष्प जो है ना वो अब इस ढक्कन से चिपकने लगेगी। बात समझना ध्यान से, ठीक। अब ढक्कन से चिपकने लगेगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वाष्पन हुआ, अब ढक्कन से चिपकी और फिर साम्यावस्था वाली कंडीशन बनी और उसी साम्यावस्था वाली कंडीशन से क्या बन जाएगा, संघनन हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या कि ऐसा तो हुआ, तो आपने पता है कि एक कंडीशन और पढ़ रखी है जिसको आपने क्या सीखा था अभी, साम्यावस्था। समझ रहे हो ना, क्या पढ़ा आपने, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था की कंडीशन क्या थी कि जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाए, एक समान हो जाए, ठीक। तो अब जरा समझना, जैसे मान लो हमने कह दिया ये हमारा जो है ना वो विलयन की सतह है, इसमें गैस घुली है, पानी है, ठीक। अब ये जो है ना वो क्या है, विलयन की सतह है, ठीक। तो यहाँ से वाष्प निकल के चली गई, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब ये संघनन की क्रिया हुई तो आपने देखा कि यही वाष्प पुनः लौटकर कहाँ पर आएगी, इसी द्रव में आएगी। हर एक बात को साथियों बहुत शिद्दत से समझना, तो सब कुछ आपको मैं आसानी से सिखा जाऊंगा, बस ध्यान से सीखते चलना। मैंने तो आपको क्या बताया कि जब आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पर इस पानी को गर्म करा तो वाष्प जो बनी वो ऊपर गई और फिर साम्यावस्था की कंडीशन बनी और साम्यावस्था की कंडीशन में जो वाष्प ऊपर चिपकी थी वो पुनः वापस से कहां पर आ गई, पानी में वापस आ गई, ठीक। अब यहीं पर ये जो वाष्प आई है वो क्या करेगी, इसी विलयन की सतह पर, अब ये ध्यान से देखो ये जो है वो क्या है सच में, तो विलयन की सतह है। ये क्या है, विलयन की सतह, ठीक। अब विलयन की सतह है तो ऐसा तो है नहीं कि आई है तो कुछ करेगी नहीं ना, अपना तो काम करेगी ही करेगी। अब उसका काम क्या है, तो वो डालेगी आकर के दाब। तो विलयन की सतह पर, ठीक है ना, विलयन की सतह पर वाष्प के द्वारा, वाष्प द्वारा, ठीक, डाला गया दाब, वाष्प द्वारा डाला गया दाब, यही तो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। मेरी छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो रही होंगी अगर आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे, ठीक। तो क्या हुआ कि आपने जैसे ही यहाँ पर गर्म किया, सारी कंडीशन भी साम्यावस्था की कंडीशन में, पुनः वही जो वाष्प ऊपर चिपकी थी अब वो निकल नहीं रही, ढक्कन रखा हुआ है, ठीक। तो वही वाष्प धीरे 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 कहां पर आएगी, वापस इस विलयन में शामिल होगी और जैसे ही इस विलयन में शामिल होगी तो ये विलयन की जो सतह आपको दिखाई दे रही है, इस विलयन की सतह पर दाब डालेगी आकर के, ठीक। और यही वाष्प के द्वारा विलयन की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ये परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स में क्या लिखना है उसको जरा सुन करके ध्यान से लिख लीजिए, ठीक। तो आप बोलेंगे क्या कि किसी निश्चित ताप पर, सुनना ध्यान से और लिखते भी जाना, नोट्स बहुत जरूरी है, कि किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था की, साम्यावस्था में, किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, क्या बोलोगे, वाष्प के
अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब कोई खास बात बची नहीं है साथियों, ठीक है ना। क्या फिर से सुन लो जैसे कि किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर या द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है ना साथियों। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि वाष्प दाब है क्या सच में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ और आगे पढ़ते हैं कि वाष्प दाब को कैसे सीखना है, क्या और क्या क्या इस वाष्प दाब में पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मजेदार चीजें हैं साथियों, ठीक। अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सीखा है तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, बहुत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गई वाष्प दाब की कहानी की वाष्प दाब बना कैसे, ठीक। अब क्या करना है, पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट, ठीक है। तो अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्या कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्प दाब को किन किन चीजों से प्रभावित किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो कहानी है वो है साथियों द्रव की प्रकृति, ठीक है ना। अब इसको समझ लो फटाफट, द्रव की प्रकृति। पहले काम करो, दोनों बातें लिख लेते हैं, ठीक। मैं एक साथ समझा दूंगा दोनों बातों को, और दूसरा लिख लेना है ताप का प्रभाव, यानी कि द्रव की प्रकृति और ताप का प्रभाव। ऐसे इन दो कारकों से हम लोग वाष्प दाब को प्रभावित कर सकते हैं। यानी पूछा जाएगा आपको क्या कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कहानी समझने के लिए आपको मैं पहले दोनों बातें क्लियर कर दूं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव की प्रकृति। माना हमारे पास में, ठीक है ना, ऐसे समझना ध्यान से कि देखो दोनों बातें समझना ध्यान से, ठीक। यहां पे हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये हो गई एक सुलेखा, ठीक, और ये हो गया कोई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये है मान लो सुलेखा, ठीक है, और ये हो गया आपका रामलाल, ठीक। अब ये दोनों का नाम लिखे मैंने ना, तो दोनों मेरे थोड़े जान पहचान के लोग हैं। समझना पहले मेरी बात को ध्यान से कि द्रव की प्रकृति कैसे काम में आती है। तो आपको एक बल याद रखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक, ठीक है ना, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है ना, अंतरा आणविक आकर्षण बल, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब ये है क्या, तो सबको पता है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बल लिखा हुआ है आकर्षण बल, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे चिपके होते हैं या जिस बल से चिपके होते हैं उस बल को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक। अब जैसे जल के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में चिपके हैं, तो उनके चिपके होने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, किसी ना किसी वजह से तो वो चिपके होंगे ना। तो उनके जो चिपकने का कारण है वो यही है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है ना साथियों। तो जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है ना, उसी वजह से कुछ चीजें चिपकी होती है, ठीक। ऐसे ही हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या कि जो ये सुलेखा और ये जो रामलाल हैं, इन दोनों के बीच में भी एक अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहा है, जिस आकर्षण बल को तुम नाम दे सकते हो आज के समय में लव। क्या बोल सकते हो, लव, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार, या इसी को बोल देते हैं प्रेम, ठीक। तो इनके बीच में एक ऐसा लव या प्यार का बॉन्ड है जिसकी वजह से ये दोनों क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक। अब आपको एक मोटी मोटी बात बता दें हम क्या कि जो व्यक्ति गर्म होने पर इस द्रव से ऊपर की ओर उठेगा वही जो है क्या करेगा, वाष्प बनाएगा, और उसी से क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा, ठीक है। मेरी बात समझना ध्यान से कि ये दोनों लोग हैं आपस में, ठीक। एक दिन इन्होंने प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया कि चलो नदी में नहाने चलते हैं, ठीक। अब जिसमें सुलेखा को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी बात समझना ध्यान से, जो सुलेखा है वो तैरना नहीं जानती है, रामलाल को अच्छे से तैरना आता है। लेकिन एक बात तो तय थी कि इन दोनों के बीच में प्रेम बहुत है,
क्या है, प्रेम बहुत है। ठीक, तो सुलेखा ने कहा कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता। रामलाल कहते टेंशन मत लो, जब तक हम तुम्हारे साथ में हैं तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। ठीक, तो दोनों ने मस्ती करने के लिए क्या करा कि जा करके पुल से छलांग लगा दी। समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक, ये मान लो पुल हो गया और पुल के बाहर ये नदी है। ठीक, तो पुल से जा क्या कर दी, दोनों ने छलांग लगा दी और जैसे ही पुल से छलांग लगाई तो उन्होंने देखा क्या कि सुलेखा तैर नहीं पा रही थी, इसलिए डूबने लगी। तो रामलाल ने जोरों से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात समझना, जोरों से उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम तुमको ऐसे डूबने नहीं देंगे। ठीक, और उसको बचाने के चक्कर में दोनों के दोनों धीरे 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 कहा नीचे की तरफ जाते गए और नीचे की तरफ जाते गए और एक समय ऐसा आया कि दोनों के दोनों ही डूब गए। अब दोनों डूब गए मतलब साफ है कि इनके बीच में जो आकर्षण बल था या जो प्रेम था वो अटूट था। ठीक है ना। अब जो व्यक्ति ऊपर नहीं आ सकता वो कभी वाष्प नहीं बना सकता, और अगर वाष्प ही नहीं बनी तो वाष्प दाब भी नहीं बनेगी। मतलब मेरी एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिन जिन अणुओं के बीच में अगर आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक जल का ये मॉलिक्यूल रहा, दूसरा ये एक जल का मॉलिक्यूल रहा, और इनके बीच में ये जो आकर्षण बल है या ये जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अगर ये बहुत ज्यादा हुआ इसका मतलब है ये ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। अगर ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो वाष्प नहीं बनेगी, और अगर वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब भी नहीं डाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा प्रेम कभी मत करिएगा साथियों जो आपको नीचे और नीचे और इतना नीचे ले जाता जाए कि आप दोबारा कभी उठ भी ना पाए। ठीक है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। केमिस्ट्री आपको आपके जीने का तरीका सिखाती है अगर आप उसको थोड़ा शिद्दत से समझने की कोशिश करें। समझ रहे ना? तो ध्यान रखिए साथियों कि ऐसा प्रेम कभी जीवन में मत करना किसी लड़के से और लड़की किसी, ठीक है ना, किसी लड़का किसी लड़की से और कोई लड़की किसी लड़के से। ठीक है, कभी ऐसा प्रेम मत करना जो आपको नीचे की तरफ लेकर के जाए। प्रेम हमेशा वैसा करना जो आपको कहां, ऊपर की तरफ लेकर के जाए। ठीक है, तो पहली बात आपको पल्ले पड़ गई होगी कि जिन जिन अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा उनका वाष्प दाब कम होगा। ठीक, समझ लो बात को ध्यान से ना। तो पहली जो कहानी थी वो यही थी। मेरी छोटी छोटी सी बातें समझना ध्यान से। क्या हमने आपको एक बात और समझानी है, जरा समझना। पहली बात ध्यान, ठीक, इसको हटा देना, इसी में समझना। पहली कहानी क्या थी कि आकर्षण बल ज्यादा, क्या बोलोगे, आकर्षण बल ज्यादा, तो ध्यान रखना वाष्प दाब कम। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कम। ठीक, दूसरी कहानी समझ लो। ठीक है ना। अब इसकी दूसरी कहानी क्या है कि मान लो ये दो ऐसे दोस्त होते कि जो लगभग लगभग ना के बराबर प्रेम करते, मतलब ऐसा प्रेम करते कि मिल जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, ना मिलो तो कोई जरूरी नहीं है ना कि तुमसे हमारा मिलन हो ही कभी। ठीक, तो ऐसे ही मान लो दूसरे दिन किसी रसुलेखा रामलाल की जगह कोई दूसरे कपल पहुंचे वहीं पे, वही शर्तें रखी कि चलो चलते हैं। एक कपल को तैरना आता था, एक को मतलब एक लोग को तैरना आता था, एक को नहीं आता था। दोनों ने छलांग लगा दी। अब उसमें से जिसको तैरना नहीं आता था उसने जोरों से अपने तैरने वाले साथी का हाथ पकड़ लिया। ठीक, अब वो साथी कहता है अगर मैं तुमको बचाने में लग गया तो मैं भी डूब जाऊंगा, मैं भी मारा जाऊंगा। तो उसने क्या करा कि अपने पड़ोसी को जोर से लात मारी। अब वो नीचे गया। अब आपको एक चीज पता होती है कि जब आप पानी में होते हैं तो किसी चीज को नीचे की तरफ धक्का मारते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का या तृतीय नियम है, जो तीसरा नियम है ना, उसके अनुसार आप हमेशा किसी चीज के ऊपर अगर कोई एक्शन दिखाते हैं तो वो आपके प्रति भी थोड़ी सी रिएक्शन दिखाती है। ठीक, उसी रूल के तहत जो रामलाल थे वो कहाँ आ गए, ऊपर। अब अगर वो ऊपर आए हैं तो कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी, और अगर कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी बनेगा। साथियों ध्यान रखना कि अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर कम हुआ तो आप ध्यान रखना कि जो वाष्प दाब है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अब नोट्स में कैसे बनाना है तो सुन लीजिए जरा ध्यान से। क्या कि जिन अणुओं के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है उनका वाष्प दाब कम होता है, और जिन अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है उनका वाष्प दाब ज्यादा होता है। ठीक, एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक, तो इनका वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है C2H5OH किसकी अपेक्षा, एथिल अल्कोहल की अपेक्षा। ठीक, तो डाई एथिल ईथर का वाष्प दाब ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, एथिल अल्कोहल की अपेक्षा। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये सारी कहानियां क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब दूसरी कहानी जो है वो है क्या
ताप का प्रभाव। अब हमने कहा आपसे क्या, इसी से समझ लो ध्यान से, ठीक। हमने कहा इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि यही पानी को आपने कितना 110 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से आग लगाई और फिर वो थोड़ा सा पानी जरा सोचो तेज उबलने लगेगा या स्लो उबलेगा, मेरी बात को समझो जरा ध्यान से। तो पानी और भी तेज खौलने लगेगा और जब पानी और भी तेज खौलने लगेगा तो और भी ज्यादा वाष्प बढ़ जाएगी। बात समझो ध्यान से, अगर और ज्यादा वाष्प बनने लग गई या बढ़ गई तो आपको ये बात तय हो जाती है कि उसका वाष्प दाब भी तो बढ़ जाएगा। बात समझो, जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ही ज्यादा वाष्प दाब भी तो होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक। तो यही तो छोटी छोटी कहानियां आपको समझ करके रखनी पड़ेगी साथियों। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या, तो ताप बढ़ाने पर आप ध्यान रखेंगे क्या, वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है ना। ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी साथियों, आपने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब को कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं, सब कुछ ध्यान से लिखते जाओ, सीखते जाओ साथियों, और नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन तो नहीं कर पाएंगे, ये बात समझो ध्यान से, ठीक। और आपके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि आप दोबारा आकर के वीडियो को भी देख पाए, ठीक। इसलिए एक बार वीडियो को देखो और हो सके तो थोड़ी स्पीड में देखो, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा करके देखो, समय बचेगा, और उसके बाद नोट्स जरूर बनाते जाना साथियों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हमारे पास में कहानी है वो कहानी है राउल्ट के नियम की, ठीक है ना। अभी तक आपने जो सीखा वो वाष्प दाब को सीखा, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, राउल्ट का नियम। एक सेकंड रुको, राउल्ट के नियम से पढ़ने से पहले आपको कुछ और बातें भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं आपको ध्यान रखना, पहले इस चीज को पढ़ लो। क्या कि द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, ये पढ़ लो पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर द्रव द्रव विलय का मतलब क्या है कि तो द्रव जो है ना, ये विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। बात समझ में आ गई, विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा, ठीक। तो इससे आपको बनाना है विलयन का वाष्प दाब। ये द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या है, इसको समझना, मतलब विलय भी आपको क्या लेना है, द्रव, और विलायक भी क्या लेना है, द्रव लेना है, ठीक। तो इसकी क्या कहानी है जरा समझना। तो आप बोलेंगे क्या कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, जब किसी वाष्पशील विलायक, किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी वाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, वाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, विलय को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो विलयन का कुल दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, ऐसा लिख सकते हो, कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब, दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, ठीक। अब ये क्या बला होगी, जरा पहले पढ़ो एक बार ध्यान से, तो हम फिर समझाएं आपको, ध्यान से देखो। कह रहा है कि द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, मतलब कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी वाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर। मतलब समझो ध्यान से, क्या कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक छोटा सा बीकर लिया, ठीक है ना, ये क्या लिया, छोटा सा बीकर लिया, और हमने कहा इसमें आप क्या कर दो, वाष्पशील विलय मतलब पानी मिला दो, क्या मिला दो, पानी मिला दो, ठीक है, सॉरी, वाष्पशील विलायक के रूप में पानी लिया, और ऐसे ही किसी वाष्पशील किसको मिला लो, विलय को मिला दो, ठीक, जिसकी वाष्प बन सके। अब दोनों को मिलाया तो दो अवयव, मान लो हमारे पास में एक अवयव क्या हो गया, ए, और एक अवयव क्या हो गया, बी, ठीक। तो अब अगर हम कह दें कि जो ए का वाष्प दाब है, ए का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पीए, और जो बी का वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पीबी। बात समझो ध्यान से, जो ए का वाष्प दाब है वो पीए और जो बी का वाष्प दाब है वो पीबी। और अगर हम कह दें दोनों को मिलाने के बाद में, तो आप क्या बोलेंगे कि पीए
प्लस का पीबी मतलब विलयन का वाष्प दाब, सीधी बात है कि नहीं। यही तो कहानी यहाँ पर भी ध्यान रखनी कि कुल वाष्प दाब यानी जो पी टोटल है वो बराबर हो जाएगा दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर। मतलब कुल वाष्प दाब का मतलब है पी टोटल बराबर पी ए प्लस का पीबी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये तो हो गई द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब की कहानी। ठीक, अब अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में। फटाफट समझो ध्यान से, किसके नियम के बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में। क्लियर है कि नहीं है। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या होता है उसको भी पढ़ते हैं। फटाफट देखो जरा ध्यान से, तो लिख लीजिए फटाफट क्या कि राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है ना। अब राउल्ट का नियम क्या है उसको पढ़ो पहले, साथ साथ में बोलते चलना और लिखते चलना। ठीक है, या नोट्स बना रहे हो तो लिखते चलो, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा ध्यान करके। ठीक, अब राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे किसी निश्चित ताप पर, देखो ध्यान से क्या बोलना है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव, किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के, आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये याद रख लो, क्या, उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये हो गया साथियों राउल्ट का नियम। क्लियर है। फटाफट एक बारी दोहरा रिवीजन कर लो और समझ लो ध्यान से, क्या कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखा आपने कि ये हमारे पास में विलयन है, इसका निश्चित टेम्परेचर मान लिया हमने कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब यहाँ पर दो अवयव हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो कह रहा है जो भी हो, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ध्यान रखना, उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। जरा मेरी बात सुनो, पहली कहानी ध्यान से देखो। ठीक, तो जो पहला पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे हमारे पास में मान लो क्या है, ए है, तो जो ए का वाष्प दाब है वो क्या होगा, पी ए, और वो समानुपाती होगा किसके, ए के मोल अंश के, समानुपाती होगा किसके, ए के मोल अंश के। समझ रहे हो ना, यही तो कहानी है जो सिखाना चाहते हैं। ठीक, तो क्या करोगे, पी ए समानुपाती एक्स ए, आगे चलो पी ए। ठीक, अब जब समानुपाती का निशान हटाओगे तो क्या आएगा, बराबर का निशान। अब अगर बराबर का निशान आएगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक लेना पड़ेगा जिसको आप लिखेंगे पी नॉट ए। क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, और इनटू में क्या था, एक्स ए था। ठीक है, ये समझते चलो ध्यान से ना। अब दूसरी कहानी समझो। अब दूसरा अवयव क्या है, बी, तो बी का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पीबी। अब वो समानुपाती किसके होगा, उस अवयव के मोल अंश के, तो बी के मोल अंश के समानुपाती हो गया। क्लियर है। तो सोचते चलो और ध्यान से देखते चलो ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स बी। ठीक, अब ये जो पीबी है समानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे, और जब बराबर का निशान लगेगा तो आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब अगर इसी जगह पे मैं आपसे एक बात बोलूं कि हमको जरा पी टोटल की कहानी समझा दो, इसकी कहानी पी टोटल की, तो पी टोटल बराबर आपने क्या पढ़ रखा है कि पी ए प्लस का पीबी। यहां से देखो पी टोटल बराबर क्या पढ़ रखा आपने, पी ए प्लस का पीबी। अब मैं कह दूं कि जरा पी टोटल की कहानी बताओ, तो पी टोटल के बजाय आप क्या लिखेंगे, पी ए, और पी ए का मान आपका किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों पी नॉट ए इंटू में एक्स ए प्लस, अब देखो क्या आ गया, पी बी, और पी बी बराबर क्या है, पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, तो पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक, ये है मेन फॉर्मूला जिससे आप अभी जस्ट इसके तुरंत बाद एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे।
समझ में आएगा, ठीक। ये है राउल्ट का नियम, ये है राउल्ट का नियम, और इस राउल्ट के नियम आपको अच्छे तरीके से सीखना है। और ये रहा इस राउल्ट के नियम का मेन फॉर्मूला, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं, ठीक है ना। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। चलो ध्यान से देखो, अब हमारे पास में ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक। इस न्यूमेरिकल को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और इसी के बाद में सेशन को समाप्त कर देते हैं, ठीक। देखिए जरा ध्यान से, कह रहा दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः। अब देखो ए तथा बी के वाष्प दाब अभी दोनों अलग अलग हैं, देखो ध्यान से। तो जब अलग अलग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साथियों शुद्ध वाष्प दाब। शुद्ध को लिखा जाता है पी नॉट ए से, और दूसरा अगर है तो पी नॉट बी से, ये ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको वाष्प दाब दिए गए हैं वो मान हो जाएगा किसका, पी नॉट ए का। तो पी नॉट ए बराबर कितना दिया गया आपको, 80 mm, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, दूसरा जो मान दिया गया है पी नॉट बी, वो कितना दिया गया है, 60 mm, ठीक। अब फिर कह रहा है आपसे ए के 3 मोल। अब मोलों को किससे लिखा जाता है, एन से। ए के है तो Na बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 मोल। अब उसके बाद कह रहा बी के, तो बी के कितने मोल दिए गए हैं, कह रहा 2 मोल। अब कह रहा दोनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। दोनों को मिला दिया जाए तब वाष्प दाब क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक। तो कुल वाष्प दाब का मतलब समझ रहे हो ना, आपसे पूछा जो गया है वो है पी टोटल, और पी टोटल बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही तो होता है। अब क्या आपको सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, ये बताओ हमको फटाफट। नहीं दिया गया है ना। अब अगर नहीं दिया गया है तो क्या निकालना नहीं आएगा क्या, सोचो पहले फटाफट ध्यान से ना कि कैसे किया जाए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रही होगी, वो है सिर्फ एक्स ए और एक्स बी का मान। बाकी तो देखो पी नॉट ए का मान भी दिया गया और पी नॉट बी का मान भी दिया गया है, ठीक है ना। तो अब अगर आपको ये एक्स ए और एक्स बी के मान निकालने हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है क्या, कि अगर हम आपसे कहते हैं कि हमको जरा एक्स ए का मान बता दो, एक्स ए का फॉर्मूला बता दो, तो सबको पता है एक्स ए बराबर मैंने पढ़ाया है आपको एन ए बटे में एन ए प्लस का एन बी। जब हमने आपको मोल अंश निकालना सिखाया था तब हमने ये बात आपको सिखाई थी कि क्या, कि एक्स ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक। तो एक्स ए बराबर ये हो गया, और अगर यहीं पे अगर हम आपसे पूछे एक्स बी का मान निकालना है तो आप क्या करते हैं, एन बी बटे में एन ए प्लस का एन बी। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ और लगाने पड़ेंगे। समझ में बात आ रही है, धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को। पहले एक्स ए का मान निकाल लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एक्स ए बराबर, अब देखो ध्यान से, एन ए का मान आपको पता है कितना दिया गया है, 3। तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे, बटे में फिर से 3 रखेंगे, प्लस में एन बी का मान कितना दिया गया है, 2 मोल। तो अगर हम आपसे कहें कि एक्स ए बराबर हमको बता दो, तो आप क्या करेंगे, 3 बटे में 5, ठीक। बराबर सॉल्व कर लो, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा, 0.6। अब अगर हम आपसे कह दें यहीं पर कि मान निकाल दो एक्स बी का, तो एक्स बी बराबर आप क्या करेंगे, देखो पहले मान रखना किसका, एन बी का। एन बी का मान कितना दिया गया है, 2 बटे एन ए का मान 3 प्लस एन बी का मान 2, यानी अगर एक्स बी बराबर आप निकालेंगे तो आप निकालेंगे 2 बटे में 5, ठीक। बराबर, अब फिर से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौको 20, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब एक्स ए का मान आपको पता है, एक्स बी का मान आपको पता है, तो फिर आपको पी टोटल का मान निकालने में बहुत कठिनाई नहीं होगी साथियों, ठीक है। यानी अब आपसे कह दिया जाए कि कुल वाष्प दाब हमको बताओ, तो उसको बताने में ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला लगाइए फटाफट। तो क्या करेंगे कि पी टोटल बराबर, अब देखो ध्यान से, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए का मान जो दिया गया है वो कितना है, 80 इंटू एक्स ए का मान आपको पता है कितना दिया है, 0.6 प्लस पी नॉट बी का मान जो है वो कितना दिया गया, 60 इंटू एक्स बी का जो मान है वो दिया गया है 0.4, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ाएंगे, निपटा देंगे, 0 से 0 निपट गया, ठीक है। और इस 0 से ये वाला 0 निपट गया, ठीक है ना। अब कितना बचा, 8 छंग 48। तो पी टोटल बराबर 8 छंग 48 प्लस 6 चौको 24, ठीक। अब जोड़ दीजिए, तो पी टोटल बराबर आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा, 72 mm, ठीक। ये आ गया कुल विलयन का वाष्प दाब। देखा क्या न्यूमेरिकल बहुत कठिन था साथियों का, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी कठिन नहीं था, अगर आपने अच्छे तरीके से चीजों को सीख रखा है तो, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी साथियों। और अगर
अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा साथियों, ठीक है ना।